नमस्कार साथियों, श्रव्य एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो है क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करंट से अपडेट रिलेटेड जो है वो है भारत वन रिपोर्ट 2023, जो अभी 18वीं क्रम की है और सबसे अद्यतन अपडेटेड जो रिपोर्ट है वो यही है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आज हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारे वन के संबंध में है और मैंग्रोव के संदर्भ में है। ठीक, और इसी क्रम में जो है हम लोग जो नवीन रामसर स्थल अभी शामिल हुए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक, तो इस प्रकार से 3 टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो है प्रतिवर्ष नहीं जारी होती है, द्विवार्षिक है। ठीक है, 2 वर्षों में एक बार ये रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? ये जो संस्थान आप देख रहे हैं, भारतीय वन विज्ञान, ये उत्तराखंड में है ना। इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्योंकि इस रिपोर्ट तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं जिसके माध्यम से हम जो है आंकड़ों का यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो भी हम यहाँ पे अभी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वन आवर्धन है, मतलब कि जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो हमारा इतना है। ठीक है, 7,15,342 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो टोटल क्षेत्रफल का भारत का जो 32,87,000 के आसपास टोटल क्षेत्रफल है, तो उसका जो है ये 21.7% जो है ये भार रखता है। कौन क्या? भौगोलिक क्षेत्र का जो है, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग रखता है? 21.76% रखता है ना। वैसे तो जो मानक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो जो है संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 33% होना चाहिए, लेकिन जो है भारत जो है, भारत भूमि में वो केवल 21.76% है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं जो वृक्षावरण है वो जो है 1,12,000 के आसपास है। अब यहाँ पे 2 टर्म आता है, एक वनावरण और दूसरा आपका आता है वृक्षावरण। इसका इस शब्द का दोनों का मतलब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। वनावरण से संबंध जो है वो हमारा फॉरेस्ट एरिया से है। फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया से तात्पर्य कि यानी कि 1 हेक्टेयर जो है, 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कोई भी वन भूमि स्थापित है, 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर, तो वो जो है हमारा जो क्षेत्र आएगा वो वनावरण में आएगा, है ना, वो आएगा फॉरेस्ट एरिया में आएगा। लेकिन जो 1 हेक्टेयर से जो कम भूमि होगी, जहां पे वृक्षों की जो सघनता है या वृक्ष हैं उनका अगर क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम होगा, तो वो जो है आपका वृक्षावरण में आएगा। और इसी में जो रोड के किनारे जो वन लगे होते हैं, सड़कों के किनारे जो होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे आपके खेतों के किनारे, है ना, खेतों के किनारे कहीं भी जो बिखरे हुए वृक्ष होते हैं वो आपके वृक्षावरण में शामिल होते हैं। और जो वन भूमि में होते हैं वृक्ष और उनका क्षेत्रफल अगर 1 हेक्टेयर से अगर अधिक है, तो वो वनावरण में शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ वनावरण में 10% जो है इनकी टोटल क्षेत्र की कैनोपी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कैनोपी। कैनोपी क्या चीज होती है? कैनोपी जो है क्या होती है? जो आप देखते होंगे किसी जंगल भूमि में जाएंगे तो वहां देखेंगे बड़े बड़े वृक्ष जब ऊपर की तरफ फैले होते हैं, तो ऊपर की जो उनकी लेयर होती है वो वृक्ष एक दूसरे से सटे होते हैं, तो उसी क्रम में क्या होता है, वो पूरी तरह जमीन को ढक लेते हैं, तो वही जो है कैनोपी कहलाता है। तो वो जो है उस तरीके का जो एक परिदृश्य निर्मित होता है, वो जो है उस क्षेत्र में अगर 10% से जो है अधिक है,
पूरी वन भूमि का, तो वो जो है क्षेत्र आपका वनावरण में शामिल होता है। ये जो है मूलभूत वनावरण और वृक्षावरण में अंतर होता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं स्लाइड पे, जो आंकड़े हम देख रहे थे उसे समझ लेते हैं। तो ये जो टोटल आपका क्षेत्रफल है वन भूमि का, उसका जो है 1,12,000 इसमें से जो है आपका वृक्षावरण है, जो अभी हमने बताया कि वो खेतों के किनारे, सड़कों के किनारे या 1 हेक्टेयर से कम भूमि में वो विकसित है। वो कितना है? वृक्षावरण जो है वो टोटल का 3.4% है। ठीक, तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के आपका जो कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल जो हो जाता है, वो आपका वो टोटल जो है 25.17% हो जाता है। ठीक, तो भारत सरकार जो है वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों आंकड़ों को शामिल करते हुए जो 33% जो हिस्सेदारी है, उसको जो है इससे तुलना करती है, इसी से कंपैरिजन इसका चलता है। ठीक, सही अर्थों में देखें तो जो वनावरण है उससे चर्चा की जानी चाहिए, इससे चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन सरकार जो है अभी अपने पर्यावरण उद्देश्यों को लेके जो है प्रयासरत ही है, प्रयास ही कर रही है। तो उसी क्रम में जो है जो हम वृक्ष हैं, जो वृक्षावरण है, उसको भी हम शामिल करते हैं। और वो जो आंकड़ा हमारा बैठता है वो 25.17 जो है वर्तमान में वो आंकड़ा है। और यही जो है आपका पूछा जाएगा कि वर्तमान में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वर्तमान में जो है भारत में वृक्षावरण एवं वनावरण का जो प्रतिशत है वो कितना है? कितना है? 25.17%। ठीक, आगे चलते हैं। वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि। देश के वन एवं वृक्षावरण में जो है 1,14,45 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। तो अगर आंकड़ों के आधार पे पूछेगा, है ना, कथन कारण में दे देगा, तो कभी कभी क्या अभी एग्जाम में क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है कथन बनाए जा रहे हैं, उसके बाद जो है विकल्प में 1 2 3 करके दे रहा है। तो वहां पे अगर इंफॉर्मेशन बेस पे अगर ये आंकड़ा दे देता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। कितना? 14.45 वर्ग किमी की जो है वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। ठीक, और वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में 156 वर्ग किमी की वृद्धि हुई थी। ये टोटल वृद्धि हुई थी जिसमें वन एवं वृक्षावरण दोनों शामिल था। लेकिन यहां पर केवल जो है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार तुलना जब की जा रही है, 2023 से तुलना की जा रही है, तो जो वनावरण में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 156 वर्ग किमी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं राज्यवार, क्योंकि राज्यवार प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। तो राज्यों के क्रम में हम यहाँ देख लेते हैं, तो वहां पे जो है हमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और आप इसका नोट्स जो है जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि रिवीजन लास्ट टाइम में जब आप करेंगे तो वहां पे बहुत ही इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो जो अधिकतम वृद्धि वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं उसे हम देख लेते हैं। ठीक, और ये वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों के संदर्भ में है। ठीक तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो आपकी छत्तीसगढ़ में हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वृद्धि जो है आप देख रहे हैं। कितनी वृद्धि हुई है ये नहीं, आप इसका जो है ये क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ में, है ना, फिर यूपी में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आप क्रोनोलॉजी जब याद कर लेंगे तब जो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, है ना, चाहे कितना भी घुमा के प्रश्न पूछा जाए। अब वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि एवं कमी वाले जो आप अभी देख रहे थे, तो वनावरण के संदर्भ में क्या है वो देख लेते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा जो अधिकतम वृद्धि वाला राज्य है वो है मिजोरम, जहां पे 242 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। वहीं गुजरात में आपका 180 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। फिर ओडिशा में जो है 152। पिछला जो आप देख रहे थे, ये वाली स्लाइड देख रहे थे, तो इसमें वन एवं वृक्षावरण दोनों चीजें शामिल थी। ठीक है, ओवरऑल की बात कर रहा था, बड़े राज्यों की बात कर रहा था ओवरऑल। ठीक, लेकिन इस स्लाइड में जो है यहाँ चर्चा जो है वो केवल जो है आपके वनावरण के संदर्भ में है। आपको अभी मैंने जो है वृक्षावरण एवं वनावरण का दोनों का अंतर समझा दिया, है ना। तो क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैंने अंतर आपको दोनों को बता दिया। ठीक है, कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो वो वृक्षावरण में आएगा, 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है तो वो आपका वनावरण में आएगा। तो वनावरण की वहां पे ये जो फैक्ट है
ये टोटल वन भूमि की बात की जाएगी तो उसके संदर्भ में रहेगा, है ना, कुल वन भूमि का, कुल वन भूमि का, कुल वन भूमि प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि वाले राज्य। ठीक है, जबकि ये जो है आपका, ये जो है वनावरण, वृक्षावरण, नहीं वनावरण के संदर्भ में है ये, ठीक, सही है। तो ये आपका वनावरण वृद्धि, यानी कि शुद्ध जो वृद्धि है, वृक्षावरण शामिल नहीं है, उसकी चर्चा है। तो आप जानते हैं जो मिजोरम है ना, नॉर्थ ईस्ट का राज्य, वहाँ पे वन भूमि के विकास के लिए उत्तम दशाएं प्राप्त होती हैं, है ना, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है, आप जो सुंडालैंड का जो आपका हॉटस्पॉट है उसी के निकट भी प्राप्त होता है। तो उसी क्रम में जो है ये जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपका गुजरात है, फिर ओडिशा है, तो यहाँ पे जो है वनावरण में वृद्धि पाई जाती है। और ये राज्यों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, अब ये जो पूछा जा रहा है आपका, ये जो है राज्य के स्तर पे मतलब उनके ओवरऑल प्रतिशत में कितनी भागीदारी है उसके बारे में चर्चा की गई है। कि मध्य प्रदेश जो है वहां पर सर्वाधिक वन वन भूमि प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है ना। मध्य प्रदेश में 77,000 वर्ग किलोमीटर वहां पे जो है आपका जो है वन क्षेत्र प्राप्त होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन भूमि प्राप्त होती है, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा? मध्य प्रदेश। उसके पश्चात कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, है ना। देखते हैं आप मध्य प्रदेश में कितने सारे जो है ना, वन अभ्यारण्य हैं, उसके बाद आपकी टाइगर रिजर्व हैं, है ना, इस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो वहां पे जो मध्य प्रदेश है इसी संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आंकड़े आपको भले ही याद ना हो, लेकिन राज्यों का नाम जो है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक। मध्य प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़ है, कभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था, तो ये तो ऐसे ही याद हो गया। बीच में बचा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, तो वहाँ उसको आप याद कर लीजिए, है ना। फिर यहीं पे एक तथ्य और मिल जाता है कि सबसे कम जनघनत्व कहाँ है, तो उसके क्रम में रिलेट करेंगे तो वो रिलेट हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं आपको। सबसे अधिक कमी, अभी तक तो हम उसके पहले जो 2 स्लाइड में वृद्धि देखे थे, है ना। अब सबसे ज्यादा कमी कहाँ पे हुई है 2023 की 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, उसे देख लेते हैं, ठीक। अब सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र ग्रहण करता है वो कौन है? मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा कमी कहाँ पे हो रही है? वो भी मध्य प्रदेश में ही हो रही है। यानी कि जहां पर सर्वाधिक वन प्राप्त होंगे वहीं पर सबसे ज्यादा वन की हानि भी हो रही है, ठीक है। क्योंकि वहां पर अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल में वहां पर वन क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए जो है, हो सकता है कुछ आवाज आ रही हो, डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो उसको भी ध्यान मत दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश जो है वो जो है वहां पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो उसी क्रम में जो है सर्वाधिक हानि जो है वहीं पे वन भूमि में हुई है। कितनी हुई है? 612 वर्ग किलोमीटर का। और कितना उसका क्षेत्रफल था? लगभग 77,000 के आसपास था, ठीक है। तो इतनी की हानि हुई है। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन से राज्यों में जो 2023 की रिपोर्ट है, 18वीं रिपोर्ट है, उसमें किसमें जो है सर्वाधिक किस राज्य में हानि हुई है वन भूमि की, तो कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन सा आता है? कर्नाटक, फिर लद्दाख, फिर नागालैंड। बड़े राज्यों में जो है आपका मध्य प्रदेश और कर्नाटक शामिल होता है ना। उसके बाद लद्दाख और नागालैंड। तो नीचे के ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के दोनों राज्य काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बड़े राज्य हैं। इनके प्रतिशत को जानना और इनकी जो है आंकड़े को जानना आपको काफी आवश्यक हो जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका वनावरण प्रतिशत के आधार पर शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश। कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वनावरण शीर्ष रूप में जो है प्राप्त होते हैं? वो राज्यों का क्रम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर वनावरण कहीं पे प्राप्त होता है
तो वो लक्षद्वीप है, जहां पे 91% जो है वनावरण प्राप्त होता है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। आप लक्षद्वीप जानते हैं, द्वीपीय राज्य है हमारा, है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहां पे कितना प्राप्त होते हैं? 91.33%। सॉरी, कितना प्राप्त होता है? 91.33%। ठीक। और मिजोरम में 85%। वहीं अंडमान एवं निकोबार में 81%। यानी कि इसमें से दो तो आपके द्वीपीय राज्य हो गए भारत के, एक मुख्य भूमि का राज्य है वो है मिजोरम, जहां पर 85% प्राप्त होते हैं। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से है कि अगर इनका क्षेत्रफल अगर 100% है, तो उसमें 91% जो है भागीदारी वन भूमि की है, वनावरण की है। समझ रहे हैं? तो कितना ज्यादा यहाँ पे वन भूमि प्राप्त हो रही है। अगर ये राज्य अगर 33% की इनको बाध्यता होती है कि 33% आप वन भूमि रखेंगे, तो आप सोचिए जो है इनके पास कितना ज्यादा कार्बन क्रेडिट प्लस है ना। ये जो है अपनी कार्बन क्रेडिट किसी को बेच सकते हैं। अगला है आपका उच्च वनावरण वाले राज्य। अभी हमने देखा राज्यों के स्तर पे जो है वहां पे तथ्य देख लिया, उसी तथ्य को जो यहाँ रिपीट किया गया है, तो उसको देख लेते हैं अन्य तथ्य के माध्यम से। जो 19 राज्य हैं भारत के, कितने राज्य? 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनमें 33% से अधिक भागीदारी है। भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वनावरण है, जो 33% की बाध्यता होती है, 33% का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पर्यावरण के लिए वन काफी महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन के लिए और दूसरी चीजों के लिए, है ना। तो उसमें अगर हम 33% का एक मानक बनाए हुए हैं कि इतनी वन भूमि होनी ही चाहिए, यही न्यूनतम मानक है, और उस मानक को कितने राज्य पूरा करते हैं? 19 राज्य पूरा करते हैं। ठीक है, तो उसी की चर्चा की गई है। 75% से अधिक वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था ना कि यहाँ पे 91%, 85%, 81% है ना। तो उसी संदर्भ में पूछा यहाँ पे है कि 75% से अधिक वनावरण वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, वो आपके मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे जो है 75% से जो है अधिक प्राप्त हो रहे हैं। नागालैंड है, फिर मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। तो आप देखेंगे एक तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स हैं, वो तो लगभग लगभग जो है वहां पर जो है, असम शायद नहीं है इसमें, हाँ असम नहीं है, और सिक्किम भी नहीं है। बाकी जो राज्य हैं वहां पर जो है आप देखेंगे कि लगभग लगभग जो है वहां पर 75% से अधिक वन भूमि वनावरण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये तथ्य के रूप में आप जान लेंगे, तो आपके लिए काफी सहायक हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक चीज आता है आपका वन कार्बन स्टॉक। ये क्या बला है? आप जानते हैं कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे जो है पेड़ पौधे वहां उसको ग्रहण करते हैं और अपने बायोमास का निर्माण करते हैं, है ना। तो एक तरह से जो ये कहा जाए कि जो वन भूमि होती है वो कार्बन सिंक होती है ना। वो कार्बन को सिंक करती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। तो उसी के संदर्भ में चर्चा है कि कार्बन स्टॉक में, कि देश का वन कार्बन स्टॉक लगभग 7285 मिलियन टन अनुमानित है। देश का वन कार्बन स्टॉक 7285 मिलियन टन का अनुमानित है। वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यानी कि सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये कोई फैक्ट्री है, फिर आपका कोई परिवहन साधन है, फैक्ट्री यानी कि उद्योग, है ना, परिवहन साधन। ये जो है दो दो ऐसे स्रोत हैं जहां से सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक। तो भारत एक विकासशील देश है, निरंतर औद्योगिकरण का प्रयास कर रहा है ना।
मेक इन इंडिया और दूसरे योजनाओं के माध्यम से। तो भारत अभी प्रगति की ही दशा में चल रहा है ना, अभी प्रगतिशील ही है। तो उसके क्रम में बृहद स्तर पे औद्योगिकरण हो रहा है, परिवहन साधनों का विकास हो रहा है ना। निरंतर आप देख रहे हैं नई नई जो है बृहद स्तर पे गाड़ियां जुड़ती जा रही हैं भारत के परिवहन साधनों के रूप में। तो उनसे क्या हो रहा है कि जीवाश्म ईंधनों का दहन हो रहा है, तो वहां से CO2 उत्सर्जन हो रहा है। और फैक्ट्री के स्तर पे वहां पे उद्योगों की चिमनियों से वहां से जो है CO2 का उत्सर्जन हो रहा है, विभिन्न गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। तो वहां से जो इतना भारत जो है, देखा जाए तो चीन के बाद जो है, चीन के बाद सेकंड लार्जेस्ट उत्पादक हो जा रहा है CO2 का। तो अगर इतना ज्यादा CO2 पर्यावरण में भारत छोड़ रहा है, तो उसके भरण पोषण के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे ना। तो वो क्या प्रयास होगा? वही कार्बन सिंक वाला प्रयास होगा। कार्बन सिंक वाला प्रयास क्या होगा कि भारत जो है, सपोज कीजिए कि अगर 500 बिलियन टन जो है अगर CO2 उत्सर्जित कर रहा है, ये आंकड़ा जो है एग्जैक्ट नहीं है, ये ऐसे उदाहरण लिया हूं समझाने के लिए। अगर 500 बिलियन टन CO2 का उत्सर्जन कर रहा है, तो भारत कुछ ऐसा करे कि भारत जो है 500 में से कम से 450 बिलियन टन प्रति वर्ष कार्बन सिंक के रूप में स्थापित कर ले। मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड भारत ने उत्सर्जित किया है, पेड़ पौधे उतना लगा के उतनी कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे, उसको जैवमास के रूप में कन्वर्ट कर दे पेड़ पौधों में। यानी कि हम जो पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं कि जो वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े हैं हमने उद्योग एवं परिवहन परिवहन साधनों के माध्यम से, उसको जो है हम सिंक के रूप में, यानी कि पौधे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लें, अपने अंदर ग्रहण कर लें, अपने अंदर जैवमास का निर्माण कर लें। ठीक। तो इस तरीके से एक बैलेंस बन जाता है ना, दोनों के मध्य जो है बैलेंस स्थापित हो जाता है। तो यही हमारा कार्बन स्टॉक की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया ये पूरी की पूरी ठीक इसी तरीके से चलती रहती है। क्लियर हो गया? तो यही कहा गया कि जो 2023 का जो कार्बन स्टॉक है, वह हमारा 7285 मिलियन टन है, जो 2021 की तुलना में कितना जो है वृद्धि किया है, वो इतना वृद्धि किया है। यानी कि इतना मिलियन टन कार्बन की टन की वृद्धि की गई है सिंक के रूप में। समझ रहे हैं? अब आगे चलते हैं। जो शीर्ष राज्य हैं, जो शीर्ष राज्य हैं जो उत्सर्जन के मामले में ज्यादा सिंक के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि उनका सरप्लस स्थिति है। जैसे सपोज कीजिए अरुणाचल प्रदेश है, अगर ये 400 मीट्रिक टन जो है वार्षिक रूप से प्रति ईयर उत्सर्जन कर रहा है CO2 का, ठीक है, तो इसका जो मीट्रिक टन में है 1021 जो है मीट्रिक टन, ये इसका शीर्ष राज्य है कार्बन उसके स्टॉक के रूप में। समझ रहे हैं? यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो कार्बन स्टॉक है वो 1021 मीट्रिक टन है, जबकि वो उत्सर्जन कितना कर रहा है? 400 मीट्रिक टन। यानी कि ये सरप्लस में, यानी कि यहाँ वन भूमि अधिक है, यानी कि ये आदर्श दशा में है। ठीक है। तो ये हम जो है इको फ्रेंडली चीजें यहाँ पे अपनाए हुए हैं, या उसका क्षेत्रफल जो है काफी ज्यादा है वहां पे, उसकी अपेक्षा जनघनत्व तो कम है ना। तो हम जो है पर्यावरण पर अपने दुष्प्रभाव जो है स्थापित नहीं किए हैं। ठीक। उसी क्रम में जो है मध्य प्रदेश है, वहां पे 608 मीट्रिक टन है। फिर छत्तीसगढ़ है, वहां पे 505 है। फिर महाराष्ट्र है, 465 है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा कार्बन स्टॉक का जो है यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। तो अगर प्रश्न यहाँ पे पूछे कि कौन से राज्य में जो है, कौन सा राज्य शीर्ष कार्बन स्टॉक ग्रहण करने वाला राज्य है, तो कौन सा आपका रहेगा? अरुणाचल प्रदेश रहेगा। और बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी हमने देखा कि सब सर्वाधिक वन भूमि है ना, लगभग 77,000 के आसपास। भारत का कार्बन स्टॉक एवं क्षेत्रीय प्रदर्शन क्या है, उसे देख लेते हैं। 30 बिलियन टन CO2 के समतुल्य जो है भारत का कार्बन स्टॉक अभी है। ठीक। कितना? 30 बिलियन टन के आसपास। वर्ष 2005 के आधार वर्ष की तुलना में 2.29 बिलियन टन की अधिक है। यानी कि अब कोई
आंकड़ा हम जब निकालते हैं तो किसी आधार को मान लेते हैं ना, कोई आधार मान लेते हैं, कोई आधार वर्ष मान लेते हैं, जैसे इकोनॉमी में है ना, जब बजट में हम देखते हैं कि आधार वर्ष बदलता रहता है, क्योंकि कोई आधार वर्ष वही राज्य होता है जो आदर्श होता है, जहाँ पे ज्यादा है ना विक्षोभ की स्थिति ना हो, एक समतुल्य मानक बना रहता है, तो उसी को हम आदर्श मान लेते हैं और वही आधार वर्ष हमारा बन जाता है। तो उसी आधार पे अगर हम 2005 को आधार मानते हैं तो उस आधार पे जो है 2 बिलियन टन जो है अधिक रहा है। ठीक, वर्ष 2030 के 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक लक्ष्य के करीब है। मतलब जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं उसकी अपेक्षा लगभग 2030 तक जो है 3 बिलियन टन के आसपास अतिरिक्त कार्बन सिंक की व्यवस्था कर लेंगे, यानी कि अतिरिक्त पेड़ पौधे हम स्थापित कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहीं पे दी गई हैं। ठीक है, तो अतिरिक्त हम पेड़ पौधे की स्थापना कर लेंगे, तो जो हम जो है उत्सर्जन कर रहे हैं CO2 का, वहां पे हम जो है ज्यादा उससे दुष्प्रभावित नहीं होंगे अपने राष्ट्र के स्तर पे। ठीक है, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं विश्व स्तर पर, उसे हम देख लेते हैं कि ये जो है किस प्रकार से है ना, जो वन भूमि है, जो वन भूमि डिग्रेड हो गई है, नष्ट हो गई है, उसके संदर्भ में क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसे देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ से जो है कभी कभी प्रश्न बन जाता है और वो जो है हमसे हल नहीं हो पाता है, तो उसके बारे में जानना काफी आसान, मतलब सहज हो जाएगा आपके लिए। बान चैलेंज क्या है? वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि के पुनर्स्थापन का लक्ष्य। बान चैलेंज जो है ये सर्वप्रथम जर्मनी और आयुसियन इनके प्रयास से ये स्थापित किया गया था। ठीक है, जो वन भूमि जो है, जो वन भूमि संकट को प्राप्त हो गई है, नष्ट हो गई है, बंजर हो गई है, उसके पुनर्स्थापन के लिए बान चैलेंज जो है अपनाया गया है। किसके प्रयास से? जर्मनी एवं आयुसियन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है बड़ा संस्थान है प्रकृति के संरक्षण के लिए, इन दोनों के प्रयासों के द्वारा बान चैलेंज जो है शुरू किया गया है। और ये लक्ष्य जो 2030 तक जो है 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि का पुनर्स्थापन का लक्ष्य है। अगर बान चैलेंज पूछेगा क्या कि बान चैलेंज जो है इसकी स्थापना के संबंध में, इसके ये किसके अंतर्गत स्थापित किया है? आयुसियन के अंतर्गत, तो ये कथन आपका वहां पे सही हो जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसकी स्थापना से संबंधित क्या तथ्य है तो आप कैसे हल करेंगे? ठीक है, तो उसी क्रम में जो है इससे क्या लाभ होगा, अगर कोई भूमि सुधार हो रही है, वन भूमि उसका पुनरुद्भवन हो रहा है, उसका जो है पुनर्स्थापन हो रहा है, तो उससे क्या होगा? भारत के वन वैश्विक मानव आबादी के लगभग 17%, विश्व के कुल पशुधन के 18% की आजीविका का समर्थन करते हैं। यानी कि अगर कोई वन भूमि है तो उस पे आश्रित जो मानव सभ्यता है, जो मानव है, वो जो है किस प्रकार लाभान्वित होगा, उनका प्रतिशत क्या होगा, उनकी आजीविका किस प्रकार से निर्भर करती है, उन सब के लिए जो है वन भूमि किस प्रकार से उत्तरदायी होती है, उसके संबंध में चर्चा की गई है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भारत के वन वैश्विक मानव आबादी के लगभग 17% की आबादी को जो है वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, चाहे वो श्वास के लिए, चाहे भोजन के लिए, चाहे कृषि के लिए, चाहे कृषि जलावन के लिए, है ना, हर चीज के उत्पाद में प्राप्त होते हैं। तो उसके क्रम में विश्व के कुल पशुधन के लगभग 18% की आजीविका का समर्थन भारत के वन भूमि से प्राप्त होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब बान चैलेंज हमने देख लिया। पेरिस समझौते के अंतर्गत जो है क्या जो है कार्बन स्टॉक, कार्बन सिंक के रूप में क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे छोटे स्तर पे, है ना, उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब आप पेरिस समझौता इसको थोड़ा देख लेते हैं। COP का नाम सुने होंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP 21, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, जो 21वीं जो बैठक हुई थी उसमें जो है पेरिस समझौता आया था। किसकी बैठक हुई थी? UN
FCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी 21वीं बैठक जो है हुई थी, कहाँ पे हुई थी? 2015 में हुई थी, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। तो वहां पे ये समझौता आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें अगर आपको पूछेगा तथ्य के रूप में तो आप उसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या था पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत वन भूमि के संदर्भ में, उसे देख लेते हैं। भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनावरण एवं वृक्षावरण के माध्यम से, अभी जो आगे हमने पढ़ा कि 3 बिलियन अतिरिक्त CO2 समतुल्य अतिरिक्त जो है कार्बन सिंक को बनाने का जो है संकल्प लिया है। ठीक है, तो यानी कि हम अभी जो आंकड़ा पढ़े थे कि वो पेरिस समझौते में भी इस चीज को दोहराया गया है कि हम 2030 तक 3 बिलियन टन जो है CO2 अतिरिक्त कार्बन सिंक के रूप में स्थापित करेंगे। यानी कि हमारी जो क्षमता है, जितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं CO2, उससे अतिरिक्त 3 बिलियन टन जो है हम कार्बन मतलब वृक्ष लगा देंगे, जो 3 बिलियन टन अवशोषित कर सकेंगे। ठीक है, हम सरप्लस में रहेंगे। ठीक, तो उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है। अब वैश्विक स्थिति देख लेते हैं। FAO, जैसे भारत के स्तर पे अभी हमने जाना, जैसे भारत के स्तर पे अभी हमने जाना कि जो है वहां पर जो है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आ रही थी। ठीक है, तो उसी तरह जो है हम जो है यहाँ पर विश्व के स्तर पे जान रहे हैं कि किस प्रकार से जो है चीजें घटित होती हैं। ठीक है, तो वो चीज है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय रोम में है। ठीक है, तो ये इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट है? वो है आपकी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। ठीक, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ये अभी 2025 की जो रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार जो है भारत की जो रैंक है विश्व स्तर पर वनावरण एवं वन भूमि के आधार पे, वो 9वीं, भारत की जो है स्थान है वो 9वां स्थान है। कितना स्थान है? 9वां। और ये जो GFRA रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपका FAO करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम में। इतना तथ्य आपको क्लियर हो गया? ठीक, अब आगे चलते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है। भारत वन क्षेत्र के आधार पर विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। ठीक, जो मैंने कहा अभी 9वें स्थान पे है। 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में उच्चतम वार्षिक शुद्ध वृद्धि के लिए तीसरे स्थान पर रहा। यानी कि भारत जो है कार्बन सिंक को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयास कर रहा है। ठीक, तो उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है कि 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में उच्चतम वार्षिक शुद्ध वृद्धि के लिए भारत तीसरे स्थान पे था। ठीक, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। और ये जो रिपोर्ट है इसको याद कर लीजिएगा, और इसके अनुसार भारत का स्थान क्या है, और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, और FAO का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक, ताकि किसी भी तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है वहां पे चूक मत जाइएगा। वर्ष 2013 से 23 के बीच जो है वानिकी मापदंड पे जो है हम इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, उसे हम तथ्यों के माध्यम से देख लेते हैं। देश के वन क्षेत्र में 16,630 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। 2013 से 2023 के मध्य जो है 16,630 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में जो ट्री आवरण है आपका, है ना, ट्री एरिया है आपका, वहां पर जो है आपका लगभग सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, वो 20,747 के आसपास हुई है वृद्धि। और वन क्षेत्र में हुई है आपका 16,630। यानी कि जो भारत में जो एक टेंडेंसी दिख रही है, प्रवृत्ति दिख रही है वनावरण के संदर्भ में, वो वन क्षेत्र में जो है वृद्धि कम दिख रही है, लेकिन जो वनावरण वृक्षावरण का क्षेत्र है ना, वृक्षावरण के क्षेत्र में ज्यादा दिख रही है। वृक्षावरण में आप दिख रहे हैं 20,747, यानी कि सड़कों के किनारे, है ना, खेतों के किनारे, यहाँ पे या अपने घर के आसपास लोग जो है जो
किचन गार्डनिंग करते हैं या दूसरी चीजें करते हैं, उसके माध्यम से, है ना, तो जो वृद्धि हो रही है वो ज्यादा हो रही है। ठीक, वो ये जो आंकड़ा हम लिए हैं, ये 2013 से 2023 के बीच जो है वहां पे उसको जो है तुलना की गई है कि किस प्रकार से जो है निरंतर जो वृद्धि की प्रवृत्ति है वो दिख रही है। और जो मैंग्रोव आच्छादन है उसमें जो है आपकी 296 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि अभी देखा जाए अगर आंकड़ों के माध्यम से, तो निरंतर हमारे प्रत्येक प्रकार के, चाहे वो वृक्षावरण हो, चाहे वनावरण हो, चाहे वो मैंग्रोव का आच्छादन हो, हर जगह हमें वृद्धि ही दिख रही है, कमी नहीं दिख रही है। ठीक है, ओवरऑल स्तर पे है, ये चीजें देख रहे हैं। किसी राज्य स्तर पे कमी हो सकती है, लेकिन अगर पूरे भारत के स्तर पे देख रहे हैं तो वो निरंतर वृद्धि की ही प्रवृत्ति देखी जा रही है। तो इस प्रकार से अगर कभी तथ्य में पूछ दिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कमी दिख रही है, तो वहां पे अब अवेयर हो जाइएगा। ठीक, वहां पे कमी नहीं है, आपको निरंतर वृद्धि दिख रही है। 2023 से 2013 से 23 की जो रिपोर्ट है उसकी तुलना करेंगे तो वहां पे इस प्रकार के आंकड़े उभर के आ रहे हैं। पश्चिमी घाट जो है, थोड़ा सा तथ्य इसके संदर्भ में, जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, जैव विविधता पढ़ेंगे, तो वहां पे एक टर्म आएगा हॉटस्पॉट की अवधारणा, जो नॉर्मन मायर्स ने दी थी, उसकी चर्चा करेंगे। तो जो पश्चिमी घाट है वो हमारा इको सेंसिटिव जोन में आता है, बहुत ही संवेदनशील जोन है ना। वहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार की जो ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो वहाँ की नेटिव हैं, कहीं अन्यत्र नहीं पाई जाती हैं। तो उसी संदर्भ में है कि जो पश्चिमी घाट है हमारा, वो काफी संवेदनशील क्षेत्र है। और उसका टोटल कितना क्षेत्रफल है? लगभग 60,285 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी घाट यानी कि जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा है ना, ये जो एरिया है केरल तक जो है, ये पूरा पश्चिमी घाट में आता है। यहाँ पे जो है हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे वो गाडगिल की रिपोर्ट रही हो या कस्तूरी रंगन की रही हो, तो वहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के विवाद भी उत्पन्न होते रहते हैं समय समय पर। वहाँ पे रिपोर्ट पूछा भी गया, प्रश्न भी हाल फिलहाल में, तो उसको हम देख लेते हैं कि वहां पर जो है, जो पश्चिमी घाट है, वो टोटल पश्चिमी घाट का जो क्षेत्रफल है उसका जो है लगभग 73% भाग जो है आपका वन क्षेत्र के रूप में प्राप्त होता है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में स्पेशली ये कथन है कि जो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्रफल है वो 60,285 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 44,000 वर्ग किलोमीटर जो है कुल वन भूमि ही प्राप्त होती है। यानी कि उसका 73% जो है वो क्षेत्र वन भूमि के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार से पश्चिमी घाट जो है अत्यंत ही संवेदनशील क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इतनी हम चर्चा कर रहे थे तो वन भूमि के बारे में या चीजों के बारे में, वनावरण के बारे में, तो उसका क्या महत्व है हल्का सा उसे देख लेते हैं मृदा के संदर्भ में। वर्ष 2013 में 83.53% की तुलना में उथली से गहन मृदा का प्रतिशत बढ़कर 87.16 हुआ। मृदा गहन से क्या तात्पर्य है? गहन मृदा, जो मिट्टी होती है, सपोज कीजिए ये मृदा का एक प्रोफाइल है, परिच्छेदिका। आप जब कभी मृदा, मतलब जो आपकी खेत की भूमि है उसे जब आप कभी खोदेंगे, है ना, तो वहां पे देखेंगे कि जैसे जैसे आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो वही जो परिवर्तन होता है, वही ए बी सी डी ऐसे करके ना, फिर इसमें भी सब करके आ जाता है, मतलब उप विभाजन आ जाता है। तो ये मृदा एक परिच्छेदिका के रूप में विभाजित की जाती है। फिर नीचे आ जाएगी आपकी आधार संरचना आ जाएगी, कि जो मेन संरचना है ना, उसके ऊपर जो ये पूरी प्रोफाइल डेवलप होती है। तो ऊपर जो है उसमें ह्यूमस के पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, है ना। तो वो जो है चीजें, वो सब मिल के जो है सम्मिलित रूप में जो है मृदा का निर्माण करते हैं। तो ये जो संस्तर बन रहे हैं, ये संस्तर संस्तर लेयर होते हैं ये। ठीक है, तो इसकी चर्चा की जा रही है कि 2013 में जो है, अगर जो उनकी मृदा की गहनता थी, गहराई थी, अगर वो 83.5 की तुलना में वो जो है आपकी प्रतिशत वृद्धि बढ़कर 87.16% हो गई। यानी कि जो मृदा की
गहनता है उसमें वृद्धि देखी गई। एक तरह से ये पॉजिटिव चीजें यहाँ पे घटित हुई हैं मृदा के संदर्भ में भी, ना कि वन भूमि के संदर्भ में। हमने पढ़ ही लिया कि वहां पर निरंतर जो है वनावरण में, वृक्षावरण में भी वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मृदा की जो है उथली से गहन मृदा का प्रतिशत जो है बढ़ के वो इतना हो गया कि उथली से गहन मृदा, यानी कि जो मृदा उथली है जहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कमी है, वहां पे ऊपर जो है ना क्ले है, जो मृदा का जो भाग होता है ना, तो उसमें जो है अगर पहले उथली थी तो वहां पे जो है जैवमास का एकत्रीकरण हुआ तो जिससे मृदा समृद्ध हुई, तो वो जो है चीजें वृद्धि हुई है उसमें। ठीक, यह सुधार मुख्यतः ह्यूमस में वृद्धि को दर्शाता है। क्लियर हो गया? मतलब ये कि जब वृक्ष जो है पत्तियां गिराएंगे, शाखाओं को गिराएंगे, फिर डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज कर देंगे, तो उससे जो है जैवमास में वृद्धि होगी, मृदा की पोषकता में वृद्धि होगी, तो मृदा का जो लेयर है, संस्तर है, उसमें वृद्धि होगी। ठीक, तो वही चीज की गई है, यहाँ पे चर्चा की गई है। मृदा कार्बनिक कार्बन, जो हमारी मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो भी कार्बन सिंक के रूप में व्यवहार करती है। तो उसके संदर्भ में जो है ये आंकड़े जो है 55.85 टन हेक्टेयर से बढ़कर 56.8 हेक्टेयर के प्रति हो गया यहाँ, यानी कि जो मृदा में कार्बन सिंक होता है उसकी मात्रा में भी वृद्धि हुई है। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और संस्थान आ जाता है कि जो भारत वन रिपोर्ट जारी किया था, है ना, भारतीय वन सर्वेक्षण जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई, इसी के द्वारा जो है वन रिपोर्ट जारी की जाती है। भारतीय वन विज्ञान, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक, तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये संस्था भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा। तो इसके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। जो संस्थान होते हैं किसी रिपोर्ट के संदर्भ में, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी हमारी एफएसआई की, वो 1 जून 1981 में हुई थी। ठीक, वर्ष 1965 में प्रारंभ किए गए वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण के लिए जो पहले पुरोगामी जो संस्थान था PISFR, उसका इसने स्थान ले लिया। किसने? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ने। ठीक, वन वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप एफएसआई का गठन हुआ। किसकी सिफारिश पे हुआ? राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर जो है हमारे भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना संपन्न हुई। ठीक, कब हुई? 1981 में हुई। 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की जाती है। जो PISFR था, यानी कि जो आपके एफएसआई का जो पुरोगामी संस्थान था, उसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा FAO और UNDP के प्रायोजन से की गई थी। यानी कि वन के संदर्भ में, वन समृद्धि के संदर्भ में, वन संपदा को सुदृढ़ करने के संदर्भ में जो विश्व स्तर पे अग्रणी संस्थान है, वो कौन है? आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और उसी संदर्भ में पर्यावरण को संरक्षण देने के संदर्भ में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है ना, जिसकी स्थापना 1944-45 के आसपास हुई थी। तो ये दोनों संस्थान मिल के जो है PISFR की स्थापना में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यही चर्चा यहाँ पे की गई है। आगे चलते हैं। ये जो है पूरी तरह से एफएसआई की जो पृष्ठभूमि है कि किस प्रकार से एफएसआई अपने वर्तमान अस्तित्व को प्राप्त हुआ, वो PISFR से अपनी यात्रा शुरू करते हुए, है ना, तो उसकी चर्चा हमने यहाँ पे आपसे कर दी है सारे तथ्यों के माध्यम से। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एफएसआई के क्या क्या उद्देश्य हैं? पर्यावरण वन एवं जो हमारा पर्यावरण वन मंत्रालय है ना, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ये इसके अधीन है। ठीक है, किसके अधीन है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जो है कौन सा संस्थान है हमारा? अभी एफएसआई, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो हमारा किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वो हमारा पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
भारत के वन संसाधनों का नियमित आकलन एवं निगरानी जो कब 2 वर्ष पे होता है, यानी कि नियमित रूप से 2 वर्ष पे रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। और प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार सेवाएं प्रदान करना वन के संदर्भ में। जैसे एक इसी संदर्भ में हमारी सोचिए कि एक ऑल इंडिया सर्विस इंट्रोड्यूस की गई है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो हमारे मतलब वन कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे देश के प्रशासन चलाने के लिए आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उसी प्रकार से वन भी जो है एक ऑल इंडिया सर्विसेज है वन के संरक्षण के लिए। आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार किस स्तर पे जो है गंभीर प्रयास करती है वनों के संरक्षण के लिए, ठीक। तो उसके संदर्भ में प्रशिक्षण, अनुसंधान, विस्तार के लिए जो भी सेवाएं प्रदान करनी है, जो भी तकनीकी सेवाएं देनी होती हैं, वो कौन करता है? आपका एफएसआई करता है, ठीक है। वही जो है मुख्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। एफएसआई का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। और इसके कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं, क्योंकि भारत भूमि जो है वो वनों से आच्छादित है पूरी तरह से, है ना। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे इधर केरल हो, फिर चाहे वो है ना हिमालयी क्षेत्र हो, तो वहां पे इसके लिए जो है जो हिमालयी क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो है शिमला। और जो पूर्वी भारत का मुख्यालय है वो कोलकाता। जो मध्य भारत का मुख्यालय है वो नागपुर। और जो दक्षिणी भारत का मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु। और जो पूर्वी क्षेत्र का उप केंद्र है बर्नीहाट, मेघालय, ठीक है। तो ये मुख्यालय आप याद कर लीजिएगा, है ना। शिमला, आप अगर आपको उत्तर में पूछे कि बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र में कौन है, तो शिमला हो जाएगा, है ना। बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र में पूछ लिया तो कोलकाता हो जाएगा उधर। फिर मध्य क्षेत्र में आपका नागपुर मध्य प्रदेश का हो जाएगा। नागपुर तो वैसे महाराष्ट्र में है, हो जाएगा। फिर बेंगलुरु आपका आ जाएगा, दक्षिण भारत का हो जाएगा। और एक उप क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र का उप केंद्र है, वो बर्नीहाट आपका मेघालय में हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है मासिनराम में, ठीक। आगे चलते हैं। भारत में मैंग्रोव वन आवरण। अब आगे हमारा नया टॉपिक मैंग्रोव के संदर्भ में, ठीक है। अभी तक हम जो है वन आवरण के बारे में जान रहे थे, वन रिपोर्ट के बारे में देख रहे थे। अब वहीं पे एक उप टॉपिक आ जाता है हमारा मैंग्रोव, ठीक है। इसकी क्या इस समय स्थिति है, दशा है, उसे हम देख लेते हैं आंकड़ों के माध्यम से, ठीक है। तो भारत में कुल मैंग्रोव वन आवरण 4,991 वर्ग किमी प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 4,991 किमी, ठीक। लेकिन ये आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा क्या जाएगा? यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। यही आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मैंग्रोव आवरण, मैंग्रोव आच्छादन कितना प्रतिशत भार अधिग्रहण करता है? तो वो कितना है आपका? 0.15%। इतना भाग जो है भारत की कुल भूमि का जो है मैंग्रोव जो है ग्रहण करता है। इतने भाग पर मैंग्रोव पाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। मैंग्रोव वनावरण वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? ये जो राज्य हैं ये हमने क्रम वाइज लिखे हैं। अगर ये पहला है तो ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। जहां पे सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में प्राप्त होता है, ठीक। तो इसी क्रम में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? सुंदरवन में। सुंदरवन जो डेल्टा क्षेत्र है, जो संक्रमण क्षेत्र है, जो इस तरह की वनस्पतियों के लिए आदर्श अनुकूल दशाएं प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, वो आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है। वहां पर सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है गुजरात। गुजरात में आपका आता है रन ऑफ कच्छ, ठीक है। और भी तटीय जो तटीय क्षेत्र है वो जो है आपका आ जाता है यहाँ पर। वहां पर जो है दूसरे स्तर पर सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, भारत के स्तर पे। तीसरे आपके हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर पाया जाता है आपका। कहाँ पर? अंडमान एवं निकोबार में। आप जानते हैं ये द्वीपीय
केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर जो है अत्यंत ही रिच बायोडाइवर्सिटी प्राप्त होती है। ठीक है, तो उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। यानी कि जितने भी तटीय राज्य हैं सब जगह कुछ ना कुछ मात्रा में मैंग्रोव जो है वनस्पतियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब क्या होती हैं ये मैंने पिछली क्लास में चर्चा आपसे कर दिया है। मैंग्रोव वनावरण का राज्यवार वितरण, यहां पर हम जो है ये करंट से रिलेटेड जो आंकड़े हैं इनके संदर्भ में उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंग्रोव वनावरण का जो राज्यवार वितरण था वो हमने अभी पिछली क्लास में देख लिया था। अब उसे प्रतिशत के माध्यम से देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत प्राप्त होता है। जो ऊपर के तीनों राज्य थे, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में टोटल जो मैंग्रोव है, अगर टोटल भारत में 100% मैंग्रोव प्राप्त होते हैं तो उसका लगभग 42% आपका पश्चिम बंगाल में ही प्राप्त हो जाता है। कितना? 42%। दूसरा आपका है गुजरात, जहां पर टोटल जो मैंग्रोव भारत के हैं वो 23% गुजरात में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद कौन आता है? अंडमान एवं निकोबार, जहां पर संपूर्ण क्षेत्रफल का जो है मैंग्रोव के लगभग 12% आपका अंडमान एवं निकोबार में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब वही आंकड़ा एक ही जगह पे प्राप्त हो गया है तथ्य के माध्यम से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी महत्वपूर्ण है। वो ये कि भारत में कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? वो है आपका 4,991 वर्ग किलोमीटर। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? 0.15% प्राप्त होता है। रिवीजन हो जा रहा है आपका। वर्ष 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किमी की कमी कमी आई है। अभी तक जो है हर जगह हम जो है वृक्षावरण से लेके वनावरण में हर जगह हम वृद्धि देख रहे थे, लेकिन मैंग्रोव के आवरण में कमी आई है, वृद्धि नहीं देखी गई है। तो यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। मैंग्रोव आवरण में परिवर्तन कहाँ पे हुआ है राज्यवार, उसे देख लेते हैं कि ये जो कमी है ये किस राज्य में हुई है, कितनी हुई है, उसे देख लेते हैं। गुजरात में जो है 36 वर्ग किमी की कमी आई है। आंध्र प्रदेश में 13 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं महाराष्ट्र में 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि जो कमी आई है सर्वाधिक, वो कहाँ पे आई है? आपकी गुजरात में आई है। तो चाहे वो कथन के माध्यम से, चाहे वो किसी भी अन्य तथ्य के माध्यम से अगर पूछा जाए कि किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव के आवरण में कमी आई है, तो वो कौन सा राज्य होगा? आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक, भारत और रामसर कन्वेंशन, पर्यावरण के संदर्भ में हम जो है करंट से रिलेटेड टॉपिक देख रहे हैं, तो उसी संदर्भ में रामसर कन्वेंशन जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आर्द्र भूमियों को लेके। ठीक, रामसर कन्वेंशन जो है आपका ये आर्द्र भूमियों के संदर्भ में है। अब आर्द्र भूमियां क्या होती हैं वो जस्ट पिछली क्लास आप जाके देखेंगे तो वहां पर हमने आपसे चर्चा में, विस्तृत चर्चा में आपसे किया हुआ है। भारत और रामसर कन्वेंशन, ईरान में एक स्थान है रामसर, वहां पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, है ना, एक कन्वेंशन हुई, एक नियम कानून बने, अधिनियम बने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लागू हुए। ठीक, तो उसी संदर्भ में भारत ने अपनी क्या स्थिति वहां पे बनाई, कब वो कन्वेंशन को अधिसूचित किया, उसको मान्यता दी, उसको रेटिफाई किया, उसके संदर्भ में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, तो भारत जो सदस्यता इस कन्वेंशन की ग्रहण करता है वो 1 फरवरी 1982 को करता है। और आप जानते हैं 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, और भारत ने इसको रेटिफाई कब किया था? 1 फरवरी 1982 को किया था। भारत में कुल रामसर स्थल जुलाई 2026 को 100 के आंकड़े को
प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि भारत में रामसर स्थल साइट्स में शामिल जो आर्द्रभूमियां हैं वो कितनी हो चुकी हैं? 100 हो चुकी हैं, जुलाई 2026 के अद्यतन आंकड़ों के साथ। ठीक। सबसे पहले जो रामसर स्थल जो भारत में 1981 में कौन कौन से शामिल किए गए थे, तो वो आपकी चिल्का झील थी जो उड़ीसा में अवस्थित है। फिर उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका, वहां भी झील प्राप्त होती है कृत्रिम, वो राजस्थान में है ना। और जो सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत का है वो कौन सा है? वो सुंदरवन डेल्टा है। ये बाद में शामिल किया जाता है। तुरंत स्थापना के समय जो है कौन दो शामिल होते हैं? वो आपके चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, तो सुंदरवन डेल्टा जो है सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, सबसे बड़ा रामसर साइट्स में शामिल होने वाला स्थल कहलाएगा। ठीक है। अब कुछ और विशेष तथ्य इसके बारे में कि भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश है। एशिया में सबसे अधिक। अब एशिया कितना बड़ा है, उसमें पहली रैंक है भारत की, है ना। कितनी है? 100 आर्द्रभूमियां भारत की रामसर साइट्स में शामिल हो चुकी हैं। ठीक। कौन कौन सी, वो देख लेते हैं। ये जो अभी करंट में शामिल हुई हैं, ये आपकी 96 है, ये 97, ये 98, ये 99, ये आपकी 100 100वीं। ठीक है। तो जो नवीनतम रामसर स्थल सूची जो है अभी भारत की जारी हुई है, उसमें आपका शामिल किया गया सुरहा ताल, जो बलिया में अवस्थित है ना। वो कौन सी है? 100वीं है। तो प्रश्न जरूर यहाँ पे पूछेगा कि भारत में 100वीं रामसर साइट जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? वो कौन सी आपकी सुरहा ताल है, जो बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश के राज्य में बलिया जिले में अवस्थित है। ठीक। बाकी कौन है? सेखा झील है ना, पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है? अलीगढ़ में है ना। छारी धंड जो आर्द्रभूमि है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। कौन से नंबर पे है? 98 नंबर पे है। फिर पटना पक्षी अभयारण्य, अब पटना बिहार की राजधानी मत समझ लीजिएगा, पटना पक्षी अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अवस्थित है ना। उसके बाद कोरपा जलाशय है, ये कहाँ पे आपका? राजस्थान में है। ये कौन से नंबर पे है? 96 नंबर पे। तो इस प्रकार से ये जो आज की तारीख तक जो है, जो भी आर्द्रभूमियां रामसर साइट्स में शामिल की गई हैं, उनकी हमने यहाँ पे आपसे चर्चा कर ली है। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में इसकी मदद ले सकें। ठीक है। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य आ जाता है इन्हीं आर्द्रभूमियों के संदर्भ में, वो है आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, इसको आप गेस करिए। जो हमारी आर्द्रभूमियां हैं, उसके संदर्भ में हमने रामसर साइट्स, है ना, एक निर्मित कर दिया। लेकिन इनके संरक्षण के क्रम में एक रिकॉर्ड, यानी कि एक रजिस्टर, रजिस्टर में ही तो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, है ना। वो सारी अधिसूचनाएं वहीं पे मेंटेन की जाती हैं। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है, ये कब अस्तित्व में आता है? तो जो रामसर कन्वेंशन होते हैं, उसकी COP 4 में स्विट्जरलैंड का, ये स्विट्जरलैंड का ये एक शहर है मॉन्ट्रेक्स। मॉन्ट्रेक्स जो है वो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, जहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की चौथी पार्टी में जो है, रामसर साइट्स जो रामसर कन्वेंशन है उसकी जो चौथी पार्टी होती है, लोगों, उसके जो पक्षधारी हैं, उनकी जो चौथी मीटिंग होती है, उसी मीटिंग में स्विट्जरलैंड में मॉन्ट्रेक्स शहर में ये जो है रजिस्टर जो है वहां पर
शामिल किया जाता है, ये जो पूरा प्रक्रम है, ये जो व्यवस्था है वहां पे शामिल की जाती है, बनाई जाती है कि किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्र भूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जहां मानवीय अतिक्रमण एवं पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो गया है। जो आर्द्र भूमियां हैं वो मानवीय गतिविधियों से, पर्यावरण प्रदूषण से वो अपने आप को जो है हानि को प्राप्त हो रही हैं, वहां पे क्षरण हो रहा है, वहां पे जीवन जो है आर्द्रभूमि का जो है संकटमय हो गया है। आर्द्रभूमि का जीवन संकटमय कैसे होगा? वहां पर जो है हम इतने उसमें अपशिष्ट डाल देंगे, इतने कूड़ा करकट फेंक देंगे, जिससे वहां पे उसका जलीय तंत्र नष्ट हो जाएगा। वो जो भूमि के जो भूमिगत जल था उसके जो शुद्धिकरण का कार्य करती थी, वो जो एक तरह से जली फेफड़े का कार्य करती थी, उसका जो वो प्रक्रम है पूरा नष्ट हो गया है। तो उसी क्रम में जो है पारिस्थितिकी जो संकट उत्पन्न हुआ है, तो इस प्रकार की आर्द्रभूमियों की मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में पहचान की जाएगी और इस रजिस्टर में उसको शामिल किया जाएगा। और ये व्यवस्था कहाँ पे आती है? ये व्यवस्था आपकी मॉन्ट्रेक्स में आती है, स्विट्जरलैंड का जो शहर है। कब आती है? 1990 में आती है। ठीक है, तो ये तथ्य इतना आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, जानकारी इसकी होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आगे चलते हैं। वर्तमान में शामिल स्थल जो हैं, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अभी हमने देखा कि जो भारत ने जब 1982 में जब रेटिफाई करता है रामसर कन्वेंशन को, उसमें जब अपना है ना अपनी अनुमति देता है, तो उसमें कौन से सबसे पहले चिल्का लेक और केवलादेव को शामिल किया गया रहता है। लेकिन केवलादेव को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, अभी हाल फिलहाल में भी ये उसमें शामिल ही हुआ है। हाल फिलहाल में शामिल हुआ से तात्पर्य यह है कि ये जो है अभी उसमें शामिल ही है, निकला नहीं है, उसमें जो है उसको निकाला नहीं गया है। और उसके अंतर्गत लोकटक झील जो जो मणिपुर में है ना, वो भी अभी शामिल है। लेकिन चिल्का लेक जो है ये पहले शामिल थी इसमें, लेकिन ये जो है इसको वहां अच्छे प्रदर्शन हुए, वहां पे सुधार किए गए चिल्का लेक में, जिससे जो है उसको बाहर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं बन पाई है। यहाँ पे जो है अभी भी ये जो अपनी स्वरूप को हानि को ही प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे अभी सुधार नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी भारत की 2 आर्द्र भूमियां मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं, अभी वो निकली नहीं है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारे पर्यावरण असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो वर्तमान स्थल थे उनको हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर आपसे सबसे पहले भारत वन रिपोर्ट के बारे में चर्चा किया, 2023 की जो 18वीं रिपोर्ट थी। उसके बाद जो है हमने मैंग्रोव वन के बारे में चर्चा किया। फिर उसके पश्चात जो है हमने जो है यहाँ पर रामसर कन्वेंशन, उसके बाद रामसर कन्वेंशन से संबंधित मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और कौन कौन सी रामसर साइट भारत की नवीनतम शामिल की गई हैं, उनके बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारी ये क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। और आप लोग जो है क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर करिए, जिससे जो है चीज़ें और बेहतर हो सकें। ठीक है, धन्यवाद।